नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु मिश्र। आज आपसे बात करूंगा सौंदर्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र और काव्य शास्त्र की। असल में हमारे कुछ आदरणीय साथी हैं जो और विद्यार्थी भी जो ये पूछना चाहते हैं कि नाट्य शास्त्र, काव्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र में अंतर क्या है। मूलतः काव्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र में क्या भेद है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज मुझे इस पर थोड़ी सी बात करनी चाहिए। बहुत बड़े विषय हैं, बहुत गंभीर टॉपिक्स हैं। मैंने इस पर बात करते करते कितना समय लग जाएगा कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में कुछ बातें आज आपके सामने रखना चाहता हूं। तो भारतीय परंपरा में जो हम देखते हैं, वैदिक काल से जो ऋचाएं हमें मिलती हैं और जो परंपरा हमें मिलती है, उसमें हम अपने जो भारतीय संस्कृति के जितने भी तत्व हैं उनकी हम खोज करना चाहते हैं, उनकी प्राचीनता वहां से देते हैं। तो निश्चित रूप से जो ऋग्वेद है, ऋग संहिता है, वहां से बहुत कुछ आया है हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में, और उसको बहुत आदर पूर्वक हमें संजो करके रखा भी है। तो भारतीय सौंदर्य चेतना तो बहुत बाद में, सौंदर्य शास्त्र जब पाश्चात्य देशों में विकसित हुआ तब से इसका नाम सौंदर्य शास्त्र के रूप में रखा गया या देखा जाने लगा। अन्यथा सौंदर्य का जो तत्व है वो तो बहुत पहले से विद्यमान है। संस्कृति सभ्यता और के मूल में ही, सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के देखें तो सौंदर्य शास्त्र रहा है, और उसके प्रतीक और चिन्ह हमें इतिहास में भी मिलते हैं। तो बहरहाल जब हम बात करेंगे यहाँ भारतीय सौंदर्य दर्शन की, तो भारतीय सौंदर्य दर्शन हमारे यहाँ स्वतंत्र कलाओं के रूप में विकसित हुआ है, हमें ये समझने की जरूरत है। तो बहरहाल नाट्यशास्त्र सबसे पहले भरत मुनि का आता है और वो वहां से विकसित होती हैं चीजें, क्योंकि भरत मुनि का समय पाणिनि से पहले का है और कई हजार वर्ष पहले वो हुए। निश्चित तो नहीं कहा जा सकता कि भरत कब हुए, लेकिन भरत की जो परंपरा है, नाट्यशास्त्र जिसे पंचम वेद कहा जाता है, तो उस पंचम वेद से ही विविध कलाएं उत्पन्न होती हैं। विविध कलाओं का जो ज्ञान है, विविध कलाओं का जो स्वरूप है, वह हमारे सामने आता है। तो वो जो पंचम वेद है, वो जिसमें से बहुत सारी कलाएं निकलती हैं, मैं उनका आपको उल्लेख करके बताता हूं कि जैसे नाट्यशास्त्र से अभिनय कला निकल कर आती है। तो अभिनय के बिना तो नाट्य संभव ही नहीं है। तो अभिनय कला पर भरत मुनि बात करते हैं विस्तार से, और उसके आदि आचार्य भी अभिनय करते हुए अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। माने भरत ने नाटक सबसे पहले किया और उसके बाद में फिर उसकी बारीकियों को अपने शिष्यों को समझाया। और दूसरा, उसी रूप में हम देखते हैं भरत के साथ साथ जब वो नाटक करते हैं तो प्रसंगानुकूल उसमें नृत्य भी आता है। तो नृत्य के भी आचार्य, नृत्य शास्त्र के, नृत्य कला के भी आचार्य भरत को ही माना गया। इसी प्रकार संगीत का जो प्रादुर्भाव हुआ, तो संगीत भरत से भी पहले अगर हम देखें तो नारद संगीत के आचार्य माने गए हैं, और उनकी विपंची वीणा और इस तरह के बड़े सारे उल्लेख मिलते हैं। तो संगीत भी नाट्यशास्त्र का एक हिस्सा बनकर के स्टेज पर जो अभिनय होता है उसके साथ साथ वो विकसित होता गया। इसी के साथ साथ और कलाओं में देखें तो हम मूर्ति कला है, काव्य कला है, वास्तु कला है, ये सारी जो कलाएं हैं वो भरत जब नाट्यगृह बनाते हैं, जब रंगमंडप तैयार करते हैं, तो वहां वास्तु कैसे बनेगा, उसके वास्तुकला का भी स्वरूप उसमें आ जाता है। ऐसे ही जो स्तंभ निर्माण करते हैं, उनके ऊपर मूर्तियों की स्थापना आदि की जाती है, तो उस माध्यम से यहाँ पर ये भी आ जाता है कि मूर्तियों की भी कला का
वो स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो मूर्तियां काठ की, पत्थर की और लोहे से बनाई जाती रही होंगी उन दिनों। बाद में शैव काल जब आया तो उस समय अधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ। मंदिर भी पहले कहाँ होते थे, पहले शिवालय होते थे। तो बहरहाल ये इस प्रकार से भारतीय काव्य शास्त्र को उसी से विकसित हुआ। तो कौन कौन सी कलाएं हो गई आप गिनिए कि अभिनय हुआ, चित्रकला हुआ, नृत्य कला हुआ, संगीत कला हुआ, काव्य कला हुई, वास्तुकला हुई और मूर्ति कला। ये सारी कलाएं जो ललित कलाएं हैं, और इन ललित कलाओं का जो जन्म है, जो प्रादुर्भाव है, वो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से हमें देखने को मिलता है। तो वहां एक व्यवस्थित स्वरूप है। अब जब हम आगे चलते हैं तो काव्य शास्त्र अलग हो जाता है, संगीत शास्त्र अलग हो जाता है, नृत्य शास्त्र अलग हो जाता है, वास्तु शास्त्र अलग हो जाता है, मूर्ति कला और अभिनय, ये सब चीजें अलग अलग हो जाती हैं। जब अलग हो जाती हैं तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि वो स्वतंत्र रूप से विकसित होने लगती हैं। माने काव्य कला, काव्य शास्त्री चलाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। भामह वगैरह अलंकार का पहला उनका जो अलंकार शास्त्र पर काम है, काव्य अलंकार के रूप में। तो भामह एक काव्य शास्त्र की परंपरा को विकसित करते हैं। इसी तरह दूसरे आचार्य मैंने बताया कि वो अलग अलग तरीके से कलाओं को विकसित करते हैं, और उन कलाओं को विकसित करने के साथ साथ उनके प्रयोक्ताओं को दीक्षित भी करते हुए चलते हैं कि किस तरह से किस कला का कैसे प्रयोग है। बहुत सारी कलाओं का इतिहास मुझे बहुत मालूम भी नहीं है, लेकिन मैं एक चिन्हित करके आपको बता पा रहा हूं। तो ये स्वतंत्र कलाओं का शास्त्र प्रोफेसर केसी पांडे ने अपनी जो पुस्तक है स्वतंत्र कला शास्त्र, उसमें इसका विस्तार से उल्लेख किया है कंपैरेटिव एस्थेटिक्स में। तो वहां से भी हम देख सकते हैं अगर आवश्यकता है। तो स्वतंत्र रूप से अलग अलग आचार्यों द्वारा अलग अलग परंपराओं में ये जो विकसित हुई हैं कलाएं, वो हैं मूलतः भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से। दक्षिण की कलाएं हैं, उत्तर भारत की कलाएं हैं, पूर्वोत्तर की कलाएं हैं, मध्य भारत में जो कुछ कलाएं विकसित हुई हैं, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है। तो ये विविध प्रकार की जो कलाएं हैं ये स्वतंत्र कलाओं के रूप में विकसित हुई, और ये कलाएं ही हमारे सौंदर्य चेतना के मूल तत्व हैं। तो काव्य शास्त्र अलग हुआ, जिसमें हम कविता की बात करते हैं, जिसमें केवल कविता कैसे लिखी जाती है, वो कविता का मतलब उसको हम साहित्य के रूप में देखें तो उसमें गद्य विधाएं हैं, कविता है, महाकाव्य कैसे लिखा जाए, खंड काव्य कैसे लिखा जाए, आख्यायिका का क्या लक्षण है। फिर बाद में आगे चल करके जो गद्य की बहुत सारी विधाएं हिंदी में या और भाषाओं में विकसित हुई, तो उनको लेकर के भी काम हुआ है। तो यह काव्य शास्त्र हुआ, जिसमें एक कला के बारे में साहित्य एक पक्ष ले लें तो कवि सब होता है पूर्ण रूप से संस्कृत की भाषा में अगर कहें तो कवि कवि होता है, वो चाहे गद्य लिखे चाहे कविता लिखे। लेकिन जब हम दूसरी कलाओं के बारे में सोचते हैं, सौंदर्य शास्त्र में का जो पक्ष है, तो नाट्यशास्त्र से ही कलाओं के साथ साथ मैंने बताया संगीत विकसित हुआ। संगीत में वाद्य है, फिर गायन है, और बहुत सारे वाद्य हैं, बहुत सारे तरीके, ऑर्केस्ट्रा वगैरह है। तो ये सब उसमें आया। ये अलग कला है और इसका अलग विशेष महत्व है, इसके अलग विभाग हैं, अनुभाग हैं। तो ये सौंदर्य शास्त्र तो सबकी बात करता है ना, लेकिन काव्य शास्त्र में हम केवल कविता की, साहित्य शास्त्र की और उसके समालोचन की परंपरा की बात करते हैं। ऐसे ही संगीत शास्त्र में जब हम जाएंगे तो संगीत की और संगीत शास्त्र की परंपराओं को, वाद्यों को, गायकी को, कौन कौन से उसमें गायन की परंपराएं हैं, उनकी बात करेंगे। तो नृत्य कला अगर हम लेते हैं तो डांसिंग फॉर्म में बहुत सारे अलग विभाग हैं, और उनको लेकर के सैकड़ों तरीके के जो नृत्य हैं, तांडव और लास्य से जो विकसित हुए हैं, जो शिव और पार्वती से, हम उनकी बात करते हैं। तो चित्रकला में अगर हम जाते हैं तो पेंटिंग्स हैं हमारी कैसी होती थी और आज कैसी हैं, फिर उनका कलर जो रंग संयोजन है
वो किस प्रकार से किया जाता था और आज कैसा किया जाता है। तो ये इस पर भी हम विस्तार से बात कर सकते हैं, जो थिएटर में भी काम आता था और बाद में स्वतंत्र रूप से पेंटिंग्स और चित्रकारी विकसित होती चली गई। वास्तु में हम जाते हैं तो वास्तुकला भी इसी प्रकार से समानांतर विकसित होता रहा, भवन निर्माण कला। तो विश्वकर्मा जो वैदिक काल के हमारे आचार्य माने जाते हैं इसके वास्तुकला के, वहां से विकसित होता और बहुत सारे और नाम हमको मिलेंगे। तो जितना गहराई में जाते हैं, अध्ययन करते हैं, हमें उनका मिलता जाता है स्वरूप। तो सौंदर्य शास्त्र तो इसमें सहृदय प्रेक्षक और कलाकार हैं, भावक हैं, विविध कलाओं के कलाकार हैं, नाट्य के हैं, संगीत के हैं, वास्तु के हैं, चित्र के हैं, काव्य कला के तो हैं ही, अभिनय के हैं। तो इन सब कलाओं का जो अलग क्षेत्र है, उन सब को जोड़ करके अगर हम बात करें तो जैसे अभिनय की बात करते हैं तो आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य हो गया। फिर एक अंगुली से कितने तरह के अभिनय किए जा सकते हैं कि अंगुली मात्र से भी हम बहुत सारे अभिनय यहाँ पर कर सकते हैं। भौं से, हस्त से, पाद से, तो इसकी जितनी बारीकी में हम जाते जाएंगे हमें मिलेगा कि इन कलाओं को लेकर के विस्तार से हमारे यहाँ काम हुआ है, भरत मुनि ने किया। फिर संगीत कला में जाते हैं तो वाद्य है, संगीत है, गायन है, सैकड़ों प्रकार के वाद्य हैं और उनके प्रयोग करने वाले अलग हैं। अब तो मोहन वीणा है जैसे, तो एक मैंने उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें विकसित होती जा रही हैं। नए नए सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य परक मूल्यों की रचना, उनकी स्थापना भी की जा रही है। ध्रुवा है, कजरी है, ठुमरी है, भजन है। तो ये जो गायकी के, संगीत के बहुत सारे आयाम हैं। फिर मृदंगम कैसे बजाया जाता है, पखावज कैसे है, वीणा कैसी कैसी होती है, वंशी का गायन कैसा, किस प्रकार से वंशी का बजाई जाती है। तो ये एक कला के अंतर्गत बहुत सारे अमांतर प्रसंग है। ऐसे ही नृत्य में जाएंगे तो तांडव है, लास्य है। फिर आप प्रादेशिक जो आपके डांस फॉर्म्स हैं, बिहू हुआ, विदेशिया, गरबा, कथकली, भरतनाट्यम, तो ऐसे ही बहुत सारे पहाड़ी नृत्य है, राजस्थानी नृत्य है, हरियाणवी नृत्य, माने बहुत विस्तार है। ये भारतीय सौंदर्य चेतना का मूल है और ये लगातार विकसित हो रहा है, स्वतंत्र रूप से विकसित हो रहा है। इसे किसी व्यक्ति विशेष ने विकसित नहीं किया। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र की जब बात करेंगे, विविध कलाओं की स्वतंत्र चेतना की बात करते हैं, तो हम इन सबको देखना पड़ेगा। ऐसे ही वास्तु में भी आप देखते हैं कि वृत्ताकार भवन निर्माण हुआ, त्रिभुजाकार हुआ, आयताकार हुआ, वर्गाकार हुआ, पंचभुजाकार, षटभुजाकार, माने अनेक विविध प्रकार की जो परंपरा है हमारे यहाँ, उसमें लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। मुगल कालीन है, ब्रिटिश लुटियन जोन पूरा जो विकसित किया था अंग्रेजों के समय में, तो वो सब कलाएं कुल मिलाकर भारतीय कला चेतना को, भारतीय सौंदर्य चेतना को तो प्रभावित कर ही रही है ना। तो इसको भी हमें इसमें शामिल करने की जरूरत है। मूर्ति कलाओं में हम देखें तो बहुत मूर्तियां भी मिलती हैं हमें, और जैन मूर्तियां मिलती हैं, गुफाओं के भित्ति चित्र मिलते हैं। तो ये जो परंपरा है वो एक दिन में एक साथ विकसित नहीं हुई है, और ये इस पर काम हमारे देश में, हमारे समाज में किया ही नहीं है। तो दशावतार की बहुत सारी मूर्तियां मिलती हैं आपको, जो प्रारंभिक हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से मिलती हैं बहुत सारी चीजें। तो चित्र हैं, पेंटिंग है। मोनालिसा की मुस्कुराती हुई एक तस्वीर बामगाल्टन ने क्या उसमें जो बनी, लियोनार्डो दा विंची ने बनाई 1780 में। अब आप सोचिए कि उस समय वो तस्वीर बनी और उसका नाम आज भी हम लेते हैं, क्योंकि वो पहली तस्वीर थी जिसको देख करके लगता था कि ये मुझे ही देख रही है। जो देखता था, जिस एंगल से देखता था, तो उसका जो डायमेंशन था, उसका जो कोण थे उसके, वो ऐसे उन्होंने, लियोनार्डो ने सबसे पहले बनाए थे। तो ये इस तरह से कुछ चीजें हैं जिनको हमें देखना चाहिए। और भारत माता का जैसे चित्र बनाया टैगोर ने, अवनींद्रनाथ जी ने, तो वो बहुत अद्भुत है कि आज भी हम उस जैसी भारत माता की तस्वीर को, उसका चित्र हम लेकर के चलते हैं। तो कालिदास के नाटक वगैरह में भी चित्रकला वगैरह का उल्लेख किया गया। तो रस, मूलतः मैं ये कहना चाहता हूं
कि काव्य कला तो एक काव्य शास्त्र तो एक काव्य कला की बात करता है, रस छंद अलंकार और इन सारी चीजों की बात करता है। लेकिन जो नाट्य कला है या जो सौंदर्य कला है, सौंदर्य शास्त्र बल्कि कहें, तो वो स्वतंत्र रूप से विकसित हुई एक विधा है, एक कला है। और स्वतंत्र कला शास्त्र जिसको आप कहते हैं, वही भारतीय सौंदर्य चेतना का उत्स है। इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। पूरा का पूरा क्षेत्र खाली पड़ा है मैदान की सौंदर्य शास्त्र पर काम और किया जाए, और कैसे किया जाए ये विद्वानों को तय करना है, विभागों को तय करना है। केवल हिंदी की बात नहीं है, और सारे जो विभाग हैं हमारे देश में जो पठन पाठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें इस पर विशेष रूप से काम करना चाहिए। तो स्वतंत्र कला शास्त्र के रूप में हमारी जो सौंदर्य चेतना विकसित हुई है वह सौंदर्य शास्त्र है। कविता के साथ जो विकसित हुआ है, साहित्य के साथ जो विकसित हुआ है, वह काव्य कला है। नाटक के साथ जो नाटक से जुड़ी हुई चीजें हैं वो भी विकसित हैं। तो ये तीनों अलग अलग आयाम हैं और इनको हमें इसी रूप में ग्रहण करना चाहिए। मुझे लग रहा है अब बहुत अधिक हो रहा है समय, ट्रैक बड़ा हो जाता है तो मुझे भी दिक्कत होगी, आपको सुनने में भी कठिनाई होगी। तो मुझे लगता है कि इसी के साथ मैं आज की सौंदर्य चर्चा को यहीं विराम देता हूं। तो भारतेंदु मिश्र का प्रणाम निवेदन स्वीकार करें, और अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक ठाक लगता है, तो इसे शेयर भी करें। और उन विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को खासतौर से जिनको अलग अलग सौंदर्य शास्त्र और काव्य शास्त्र समझने में कठिनाई हो रही है, उनको मैंने एक सूत्र के रूप में कुछ चीजें बताई हैं। अब फिर कभी अनंत है ये तो, हरि कथा अनंता। तो बहुत बहुत नमस्कार, भारतेंदु मिश्र का प्रणाम।